नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे कुछ डेरिवेशनों को। पिछले वीडियो की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें आपने कुछ गणित की चीजों के बारे में पढ़ा था। लॉग के मान यानी कि जो हमारा लघु गुणक होता है उसके मान, कुछ प्रवणताओं के ढाल या ग्राफ आपने देखे थे। उनको आप सीखते रहना और समझने की कोशिश करते रहना। उनका उपयोग अब हम जिन डेरिवेशनों को यहाँ पर करेंगे उनमें उनका उपयोग होने वाला है। तो अब मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हमने शुरू में 3 बातें की थी कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और क्रियाविधि। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बाद में हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह हमें प्रयोग से प्राप्त होती है, जिसका मान हमें कहाँ से मिलता है, प्रयोग द्वारा जो वेग नियम दिया जाता है उस वेग नियम में अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर जो घात लगी होती है उन घातांकों का अगर हम योग कर लें, यानी कि उन x और y का अगर हम योग कर लें तो उसका मान ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। फिर हमने k के मान निकाले थे अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए। हमने n का मान 0 रखा था, 1 रखा था, 2 रखा था। इससे हमें क्रमशः शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब हम इन शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रियाओं या प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में सांद्रता में परिवर्तन होता है, किस हिसाब से उनकी सांद्रताओं में परिवर्तन की दर का मान प्राप्त होता है, किस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। पूरी डिटेल के साथ हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस टॉपिक का उद्देश्य भी ये था कि रासायनिक बल गतिकी के बारे में जानना, यानी कि अभिक्रियाओं में जो वेग होता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है, किस प्रकार बदलता है, उसके बारे में ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी रिएक्शन हो, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, जब तक मैं ना बोलूं आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब आपको केवल समझते जाना है। मैं जो जो चीजें बोलूं उनको एकाग्रचित होकर के ध्यान से सुनना है और सीखने की कोशिश करनी है। देखना ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन होगी हमें पता नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग होता है प्रायोगिक, ध्यान से देखना, प्रायोगिक जो अभिक्रिया का वेग होगा वह क्या कहेगा कि अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर में जो भी मान आएगा हमें पता नहीं है, हमने वो x प्लस y का मान n रख दिया। यहाँ पर पता ही आपको यही किया था। अब जैसे जैसे n का मान रखते जाएंगे हमें वैसी वैसी अभिक्रियाओं का आंसर प्राप्त होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर n बराबर 0 रखूंगा तो यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर n का मान 2 रखूंगा यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पर n का मान 1 रखूंगा ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हो जाएंगी। यानी कि अगर हम प्रथम कोटि, शून्य कोटि, इन सभी प्रकार की कोटियों वाली अभिक्रियाओं को की परिभाषा अगर हम बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक ही होता है या वेग नियम ही होता है, इसमें क्रिया कारकों के ऊपर जितनी घात आती है उसी घात के सापेक्ष हम उस अभिक्रिया की कोटि को नाम दे देते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैं 0 लिखूं तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रयोग से प्राप्त वेग नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घात के ऊपर 0 हो वे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। जिनके ऊपर 1 हो वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं और जिनके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के ऊपर 2 हो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। बस आपको अब क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। अभिक्रिया का वेग हमने जान लिया और आपको ये भी पता होता है कि जो अभिक्रिया का वेग हो
वहां पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाकर के कोई स्थिरांक ला देते हैं और इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। ठीक है, जब r का मान यहाँ पर 0 होगा तो इसको अपन k0 नाम दे देंगे, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक। ऐसे जब यहाँ पर r का मान 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 दे देंगे। कैसे? प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक। ऐसे r का मान जब 2 होगा तो यहाँ पर क्या नाम दे देंगे बताओ? k2, यानी कि द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं का वेग नियतांक। इस प्रकार की छोटी छोटी चर्चाएं हम करेंगे। और पिछले जो वीडियो में मैंने आपको समाकलन और अवकलन लोग वगैरह बताया था, उनकी भी जरूरत हमें यहाँ पर पढ़ने वाली है। तो अगर आपने वो चीजें याद नहीं की हो तो एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। ध्यान से देखना, आज हम कर रहे हैं सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रियाओं का। सबसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। मैं आपको एक बार बता दूं और फिर उसके बाद अपन जल्दी जल्दी इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ध्यान से देखिएगा और गौर करने की कोशिश कीजिएगा और सीखने की भी कोशिश कीजिएगा। देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया लिख रहा हूँ जैसे कि R, और ये बदल रही है प्रोडक्ट में। मुझे अभी पता नहीं है कि ये कुछ प्रकार की अभिक्रिया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें केवल शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग लगाऊंगा शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रियाएं लिखूंगा तो बताओ इसका जो वेग नियम आएगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग का मान आएगा, तो बताओ वह अभिक्रिया का वेग क्या आ जाएगा? बताओ k0। बताओ क्रिया कारकों की सांद्रताओं में परिवर्तन के सापेक्ष कौन सी घात आएगी? बताओ 0 आएगी, क्योंकि बताओ ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए अभिक्रिया का वेग शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में क्रिया कारकों की सांद्रताओं के पर निर्भर ही नहीं करता, यानी कि उनके ऊपर कोई घात नहीं आएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है अभिक्रिया वेग क्या होता है? बताओ अभिक्रिया वेग का मान क्या होता है? सांद्रताओं में परिवर्तन की दर बटा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन किसकी सांद्रता में? या तो इसकी ले लो या इसकी ले लो। जब आप इसकी लोगे तो माइनस dr/dt लिखना पड़ेगा। जब आप इसकी लोगे तो बताओ प्लस dp बटा dt लिखना पड़ेगा। चूंकि इधर साइड में बराबर के इधर r आ रहा है, इसलिए हम किस फैक्टर का उपयोग कर लेंगे? इसका, ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं हमारे सामने ना आ पाए। तो बताओ मैं इसका अगर उपयोग करूं तो मैं लिख सकता हूं अभिक्रिया वेग की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस dr/dt, और इधर चल रहा है k0। अच्छा, r की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान सदैव 1 होता है, तो इसलिए पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा? बताओ 1 बन जाएगा। और 1 को मैं ना लिखूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखना, इसमें चल रहा है बताओ शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में हमें समाकलित समीकरण प्राप्त करनी है। किसकी? बताओ इसकी सांद्रता में समय के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसकी हमें समाकलित समीकरण और अवकलित समीकरण प्राप्त करनी है। तो अवकलित समीकरण तो ये आई गई, कैसे? क्योंकि इसमें अवकलन का चिन्ह आ रहा है। अब इस अवकलित समीकरण का अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमें समाकलित समीकरण भी प्राप्त हो जाएगी। तो अब अपन क्या करें? ध्यान से देखना, माइनस dr/dt को उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा k0 dt। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? अपन समाकलन कर देंगे। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, जैसे हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर मैं ऋण चिन्ह लगा दूंगा। अब आप मुझे बताइए इस चीज का मान, अगर आपको वे समाकलन याद हो गए हो तो मैंने आपको बताया था कि dx का समाकलन क्या होता है? बताओ x। तो बताओ dr का समाकलन क्या हो जाएगा? बताओ r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताओ r हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह बाहर चल ही रहा है। अच्छा, k0 तो नियत राशि है, और ना तो नियत राशि का ना तो अवकलन होता है और ना ही समाकलन होता है। तो बताओ k0 को मैं क्या कर सकता हूँ? इस समाकलन के चिन्ह को से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि k0 तो एक नियत राशि है और नियत राशियों में परिवर्तन ही नहीं होता। और अवकलन समाकलन हम किसके सापेक्ष करते हैं? जो परिवर्तन योग्य राशियां होती हों, जबकि k0 तो परिवर्तन योग्य राशि ही नहीं है, इसलिए हम k0 को क्या कर देंगे? बताओ इस समाकलन के बाहर कर देंगे और इस dt को भी क्या लिख देंगे? बताओ वापस से। अगर x था तो x आ गया था आंसर, और अगर dt है तो क्या आंसर आ जाएगा? बताओ t आंसर आ जाएगा। यानी कि dt का समाकलन क्या हो जाएगा? k0 इंटू t हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम
इस टॉपिक को यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित समीकरण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बारे में जो भी हमें ग्राफ बनाना होगा वे हम बारी बारी से बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैंने ये जो 5 मिनट में आपको समझाया उसका मोटिव यही था केवल कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। हमें एक्चुअली में यही करना है, समाकलित समीकरण प्राप्त करनी है। समाकलित समीकरण प्राप्त करने से पहले हमें उसकी अवकलित समीकरण प्राप्त करनी होगी और अवकलन मुझे मिलेगा प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक से। इसके लिए मुझे आगे अभिक्रिया माननी पड़ेगी, जो कि मैं शून्य कोटि वाली अभिक्रिया मान ही लूंगा। फिर उसके बाद तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर क्या क्या होता है, गौर करिएगा। अब आप स्टार्ट कर दीजिए लिखना। हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित समीकरण। यानी कि हमें इसमें शून्य कोटि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है कि किस प्रकार इसकी सांद्रता समय के सापेक्ष बदलती है, किस प्रकार सांद्रता का समय के सापेक्ष ग्राफ आता है, कि इसका क्या अवकल समीकरण प्राप्त होता है, क्या समाकलित समीकरण प्राप्त होता है। ऐसी संपूर्ण जानकारियां हम इसी डेरिवेशन में प्राप्त करेंगे। यहाँ से आपके 2 मेन डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। तो आपने हेडिंग डाल लिया होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। तो बताओ, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रयोग द्वारा जो वेग नियम दिया जाता है उसमें क्रिया कारकों की सांद्रताओं के ऊपर कोई घात नहीं आती हो, यानी कि 0 घात आती हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग उनके क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर निर्भर ही नहीं करता हो, क्योंकि 0 पावर आ रही है, यानी कि निर्भर ही नहीं करता हो। इस प्रकार की अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए आप। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रयोग द्वारा प्राप्त वेग नियम में क्रिया कारकों की सांद्रता के पद पर घातांक 0 हो। क्योंकि बताओ, जो घातांक होता था वही तो कोटि होता था, और अगर कोटि का मान ही 0 हो जाए तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमने लिखा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रयोग द्वारा प्राप्त वेग नियम में क्रिया कारकों की सांद्रता के पद पर घातांक 0 हो, अथवा बताओ ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर निर्भर ही नहीं करता वो शून्य कोटि की। तो आपकी एक परिभाषा भी कंप्लीट हो गई। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर जो घात हो वह क्या हो, बताओ 0 हो, या फिर क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर उनका वेग निर्भर ही नहीं करता हो, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। अगर मैं मानूं कि कोई अभिक्रिया है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि यह अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं, तो मैं इस शून्य कोटि की अभिक्रिया का
प्रायोगिक वेग समीकरण लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बताओ? प्रायोगिक वेग समीकरण। और प्रायोगिक वेग समीकरण से मैं लिख सकता हूँ, बताओ, अभिक्रिया का वेग, यानी कि मैं लिख सकता हूँ अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए r की पावर 0, यानी कि क्रियाकार की सांद्रताओं के ऊपर कौन सी घात होनी चाहिए बताओ? 0 होनी चाहिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब जैसे ही यहाँ पर 0 की जगह 1 हो जाएगा तो वह प्रथम कोटि बन जाएगी, जैसे ही 2 हो जाएगा वह द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं बन जाएंगी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे और वेग स्थिरांक का मान लिख देंगे। अच्छा, अभिक्रिया वेग की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? या तो r के सापेक्ष कर सकता हूँ मैं, या फिर p के सापेक्ष। जब r के सापेक्ष लूंगा तो माइनस आएगा क्योंकि वह क्रिया कारक है, और अगर p के सापेक्ष लूंगा तो प्लस आएगा क्योंकि वह उत्पाद है। लेकिन मुझे इधर r दिख रहा है तो मैं इस अभिक्रिया वेग को भी इसकी टर्म में लिख दूं। इसकी टर्म में बताओ? r की टर्म में। तो r की टर्म में लिख सकता हूँ कि